नमस्कार। आरबीटीवी के इस खास कार्यक्रम में मैं सलेश आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिनका जन्म असम की धरती पर हुआ, लेकिन अगर उन्होंने अपनी कर्म भूमि माना तो वो है दिल्ली। बिहूबर में जन्मे श्री एम.एल. लाहोटी, जिनका जन्म 1946 में बिहूबर जैसी छोटी जगह पर हुआ और उसके बाद अपनी स्कूलिंग शिवसागर करने के बाद वो कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम करने के बाद दिल्ली उन्होंने अपना ही रास्ता चुना और वहाँ से उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने के बाद उसे अपना करियर बनाया। आज वो दिल्ली से किसी कारण डिब्रूगढ़ और नाहरलगुन के 2 दिवसीय कार्यक्रम में आए थे, जिससे कुछ समय उन्होंने हमारे लिए निकाला और हम इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जैसा कि जानते हैं कि आजकल हर जो जजमेंट होता है वो सब सुप्रीम कोर्ट पर सुनिश्चित किया जाता है। इनसे जानेंगे इनके जीवन के बारे में, जिस तरह से ब्रिटिश के समय पर जन्म लेने के बाद अपनी कर्मभूमि इन्होंने दिल्ली बनाई और साथ ही साथ ये ऊपरी असम के ये प्रथम लॉयर है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एज ए एडवोकेट अपना कार्यशैली शुभारंभ की। नमस्कार। लगभग 40 साल का आपका ये कार्यकाल रहा है एज ए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पे, और निश्चित है कि हिंदुस्तान की जानी मानी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत सब सुप्रीम कोर्ट में अपनी एडवोकेट के पैसे से जुड़ी हुई थी, चाहे हम कहें कि सुषमा स्वराज, चाहे हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई साहब, और भी बहुत सारे हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं ये कहूँगा कि मैं 1975 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और आज भी बहुत हद तक जो बॉम्बे के लॉयर हैं उनका हमेशा डोमिनेंस रहा। और बॉम्बे से भी जो पारसी कम्युनिटी के थे, शीतल वॉर्ड साहब थे, दफ्तरी साहब थे, आपके शीतल वॉर्ड वगैरह के बच्चे भी आए, और इन लोग छागड़ा थे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर बने बाद में, और कृष्ण मेनन थे, फ्रैंक एंथनी थे, आनंद नारायण मुल्ला, एक से एक दिग्गज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स थे। और मैं आसाम से था, जो आसाम का उस वक्त शायद कोई परिचय भी नहीं था, और मेरे को खुद भी कई बार विश्वास डगमगा जाता था, क्या मैं एक छोटी सी जगह बिहूबर जैसे शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जम पाऊँगा। किंतु विधि का विधान होता है। मेरे घर वाले भी मेरी इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। बिजनेस फैमिली होती है, बिजनेस फैमिली का अपना दृष्टिकोण होता है, गलती उनकी भी नहीं थी। किंतु जैसा मैंने कहा, किसी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, और ज़रूर मेरे को 7-8 साल लगे होंगे स्ट्रगल में, ये आइडेंटिफाई करने में कि आसाम से आने पर भी हम किसी से कम नहीं हैं। और आज मेरा अपना परिचय ही आसाम के अलावा मात्र सुप्रीम कोर्ट से है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि कई लोगों ने मेरे पहले भी प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में जजने की। इसी एरिया से जस्टिस बनवारी लाल हंसारिया थे। जब मैंने प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की तो उन्होंने मेरे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लाहोटी, मैंने भी कोशिश की थी, 2 महीने 3 महीने में मुश्किल से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में रह पाया, मैं वापस आ गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। जो गुवाहाटी से जस्टिस शर्मा हैं, उन्होंने मेरे को कहा, मैंने भी कोशिश की, आसामीज़ हैं, अच्छे भले इंसान हैं, उनके पास जब मैं गया मिला था, उन्होंने भी कहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, कोशिश की। सबसे ज़्यादा मेरे को यदि प्रोत्साहन मिला तो जोरहाट के पार्वती गोस्वामी, जो उस वक्त आसाम से फर्स्ट जज सुप्रीम कोर्ट में हुए होंगे, ये बात होएगी 75-76 वगैरह वगैरह की। जब उनको मालूम पड़ा मैं शिवसागर से हूँ और वो जोरहाट से थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे को आसामीज़ में कहा, लाहोटी,
তুমি আমার ল'ৰা যদি কিবা অসুবিধা হয় মোৰ ঘৰত আহিবা मैं सदाय तुम्हारा आशीर्वाद दी। एक व्यक्ति था जिसने मेरे को सपोर्ट किया, मैं आज भी उनको याद करता हूँ। उसकी कृपा के कारण मेरे को किसी से सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ी, किंतु हाँ धीरे धीरे 5, 7, 8 साल लगे। बहुत सारे बड़े बड़े केस करने का मेरे को सौभाग्य मिला क्रिमिनल साइड में। मैंने तिनसुकिया का एक बहुत बड़ा केस किया था छबिल प्रसाद अग्रवाल का, जिसको लेके पूरा तिनसुकिया मार्केट बंद हुआ था। ये बात होएगी शायद 79, 80 या 82 की होगी, और मैंने वो भी केस किया था और सक्सेसफुली मैंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी वो किया। मर्डर केस था और गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह मैंने वो केस किया था। उसके अलावा एक असम का और फेमस केस हुआ था बूढ़ा पहाड़ में सुतोदिया टी प्लांटर्स थे, भाइयों में आपस में झगड़ा था, एक भाई ने दूसरा भाई का मर्डर करा दिया था। ये केस भी मैंने किया होगा 82, 84 वगैरह में। ये 2-3 बड़े फेमस असम के क्रिमिनल केसेस थे। उसके बाद असम के जो केसेस मैंने किए, जो प्लाईवुड के जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी इसी पार्ट में असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ वगैरह वगैरह के अंदर, मरियानी वगैरह में, और बड़ी से बड़ी किट प्लाई, ड्यूरो प्लाई, ग्रीन प्लाई, नेशनल प्लाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने असम के जंगलों को कटते हुए देखा और सुप्रीम कोर्ट ने इन पे रोक लगाई, तो इन सब का केस मैंने किया था। ये बात है दिसंबर 1996 के बाद की। असम का मैंने और केस अभी जो रिसेंटली 6 या 7 साल पहले किया, ये नेशनल हाईवे आ रही है गुवाहाटी से शायद डिब्रूगढ़ या डिब्रूगढ़ के आगे भी जा रही होगी, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। डेढ़ गांव एक छोटी सी जगह है, और डेढ़ गांव सही नाम है, वो गांव है और पूरा डेढ़ी गांव है। उनकी सारी पूरा डेढ़ गांव हाईवे के दोनों तरफ करीबन आधा किलोमीटर में शायद होगा। जब नेशनल हाईवे बनने लगी तो उनको खतरा लगा कि ये जो हम 2 गांव भी नहीं है, सारा का सारा उजड़ जाएगा। मेरे पास आए, गुवाहाटी हाई कोर्ट मेरे को उनके केस के लिए आना पड़ा। मैंने कहा देखो हाईवे बन रही है, ये एक प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट का काम है, इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। यू आर कंसर्न विथ योर बिजनेस, योर livelihood. We must provide some solution to the government by suggesting alternatives, that yes, let the highway should go on from Guwahati to the uppermost part of Assam, but let us have the alternatives. तो हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट में ऑल्टरनेटिव दिया कि जो एग्रीकल्चरल एरिया है, थोड़ा सा डिटोर या डाइवर्शन हो जाएगा, डेढ़ गांव की दुकानें भी बच जाएंगी, डेढ़ गांव बच जाएगा, आप वो 1.5 या 2 या 2.5 किलोमीटर का डाइवर्शन से हाईवे निकालें। ये हमने सॉल्यूशन दिया, और उसके कारण काफ़ी लोगों को राहत या रिलीफ मिली। ये केस भी मैंने किया था। इनके अलावा जो मैंने बहुत फेमस केस इंडिया के किए, एलन मिश्रा मर्डर केस, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में रेलवे मिनिस्टर थे, उनका केस मैंने किया पटना हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में। चारा घोटाला जो अभी तक आप टेलीविज़न वाले चला रहे हैं लालू यादव का, उसके अंदर जो अप्रूवर थे वो भी ओरिजिनली शायद आसाम से ही हैं, चांडक्स, उनकी तरफ से मैं था। ये 850 करोड़ का चारा घोटाला था, उनका केस मैंने रांची हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह मैंने चारा घोटाला का केस भी किया। आनंद मार्गियों ने इमरजेंसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बम फेंका था, ये 1975-76 की बात है। एन रे बम ब्लास्ट केस, वो भी मैंने किया। तो ये, और विद्याजन हत्याकांड जिसके ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई, उस वक्त आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो थी नहीं, ये बात है 78 और 81 के बीच में। डॉक्टर NS जैन जो बहुत फेमस आई सर्जन थे दिल्ली के, उनकी वाइफ का मर्डर हुआ था, उसका नाम था विद्या जैन। मैं उस वक्त शायद मेरी 4 साल की भी प्रैक्टिस नहीं होगी, और मैं शायद सबसे छोटा एडवोकेट था उस केस में। जो बाकी लोग थे उनकी तरफ से फ्रैंक एंथनी, माने जाने क्रिमिनल लॉयर, आनंद नारायण मुल्ला थे,
कक्कड़ साहब से थे गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल, और मैं एक छोटा सा अदना सा जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो चंद्रेश शर्मा की तरफ से मैं एडवोकेट था। आज भी मेरे को याद है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच थी, जब इन बड़े बड़े दिग्गजों ने बहस की और मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे को पूछा भी, यंग बॉय whom you are representing, और मेरा जवाब था, आई एम रिप्रेजेंटिंग नन एल्स देन द किंग पिन ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी, हुई चंद्रेश शर्मा। वो केस बहस मैंने शायद 1980 या 81 में किया था, और उसके बाद शाम को सुप्रीम कोर्ट का कोई फंक्शन था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मेरे को बहुत सराहा, दैट यू आर सच ए यंग बॉय बट वी आर इम्प्रेस्ड बाय द आर्गूमेंट विच यू एडवांस्ड। वो एक एनकरेजिंग दो शब्द थे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के, और उससे मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला। आसाम से उस वक्त हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आसाम के पहले तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं आते थे, और जो आते थे आसाम में, आज भी मेरी समझ में कोई इंडस्ट्री तो है ही नहीं टी और बची खुची प्लाईवुड के अलावा, या और कोई ऑयल ONGC वगैरह के अलावा जो अब आई हैं पिछले 20, 25, 30 साल में। तो उस वक्त सारे ये केसेस जाते थे कलकत्ता के सॉलिसिटर्स के माध्यम से, और यदि पूरे आसाम से एक साल में 6 या 8 केस आते थे तो हमारे हिस्से मुश्किल से एक केस भी पढ़ना मुश्किल था, और एक केस के ऊपर 12 महीने दिल्ली के अंदर किराए के मकान में रहना और 2 वक्त का खाना खाना बहुत बड़ी बात थी। किंतु जैसे मैंने कहा, किसी एक अदृश्य शक्ति होती है, उसका यदि आप पर आशीर्वाद होता है तो किसी का कोई सहयोग या डरने की। मेरी शायद जिद भी थी कि प्रैक्टिस करूँगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूँगा। उसके बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर हाई कोर्ट और शिमला हाई कोर्ट के अलावा ऐसा कोई हाई कोर्ट नहीं है इंडिया में जिसमें मैं नहीं अपीयर हुआ हूँ। चाहे वो कोचीन हाई कोर्ट हो, हैदराबाद हाई कोर्ट हो, आपका इम्फाल बेंच हो मणिपुर की, दिल्ली, बॉम्बे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गोवा हाई कोर्ट, नागपुर बेंच, औरंगाबाद बेंच, सभी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सब में मैं अपीयर हुआ हूँ। और मेरी ये खुशकिस्मत है कि मेरा खुद का जूनियर आसाम का, गुवाहाटी का, आज सुप्रीम कोर्ट का जज है, ऋषिकेश रॉय। वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरा चैम्बर जूनियर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। हाई कोर्ट में तो हमारे बहुत सारे जूनियर हैं जो मेरे को आज मानते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने अपनी जीवन यात्रा में बहुत सारे केसेस लड़े, और एक बात और कही कि एक दो जगह के छोड़कर सब जगह के हाई कोर्ट में आप अपीयर हुए हैं। आज के डेट में जब हम लोग चैनल को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग में, या कोई भी अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो वो आजकल देखा जाता है कि अक्सर पूरा का पूरा यूँ कहिए कि निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहता है। लोग हर चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। किसी को क्लीन चिट दी जानी है, या किसी को कोई क्या कहेंगे उसको, कोई उसका निर्णय दिया जाना है, सब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से ये कार्य चलता है, और लोगों को इसकी जो आस्था का जो केंद्र बना है, जो सर्वोपरि देश का सबसे बड़ा मंदिर कहें, उस पर लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये माना जाता है, मैं व्यक्तिगत 47 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूँ, हमें पूरा विश्वास भी इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में इन्फ्लुएंस, करप्शन वगैरह नहीं है, या आपके शब्दों में कहूँ तो नहीं के बराबर है। इसलिए सबकी निगाहें और सबको बाय एंड लार्ज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होता है। अयोध्या का मुद्दा देख लीजिए, अभी कल की तो बात है, 2 साल 3 साल पहले कितना बड़ा हंगामा पूरे देश में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश ने नतमस्तक होके, आप किसी भी
रिलीजियन या धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखें, सबने एक्सेप्ट किया। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हर चीज, हर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। यह भी एक गलत दृष्टिकोण है। बहुत सारे केसेस में जो अभी नए चीफ जस्टिस नवंबर में बनने वाले हैं, धनंजय चंद्रचूड़, जिनके फादर को मैंने 1980 में एड्रेस किया था, YB चंद्रचूड़, उनका ये व्यू है। जैसे शाहरुख खान के बेटे का केस हुआ, शायद आर्यन नाम था, और एक बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर का केस हुआ। दौड़े दौड़े सब सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने कहा नहीं, देयर इज हाई कोर्ट इन बॉम्बे, यू गो बैक, plead your case, get the decision from Bombay High Court, and if thereafter required, well, you can come to Supreme Court. But don't expect and run straight to our court. मेरी समझ में ये दृष्टिकोण सही है। चलते हम आपसे एक जानना चाहेंगे, आने वाली पीढ़ी जो है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आसाम के अंदर आज शांति है। आसाम के लोगों को मेरी समझ में और प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और लोगों को इक्वेशंस बनाना चाहिए दिल्ली वगैरह में। और जहाँ तक मेरा प्रोफेशन है, 1974-75 में लॉयर प्रोफेशन की कोई भी गरिमा नहीं थी। आज इंडिया में जो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, किसी भी दृष्टिकोण से आप देखिए, आज हमारे लॉयर्स हैं जो 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ की रिटर्न फाइल करते हैं पर ईयर। और जो हमारे नए जनरेशन है, उन बच्चों को भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। तो हमारे जो प्रोफेशन का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसाम से या हमारे जो राजस्थान हिंदी भाषा भाषी हैं वो लोग आएँ, और इसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी बोल के आइडेंटिटी आसाम में नहीं रखिए। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट। यू हैव टू बी इन प्रोफेशन, यू हैव टू बी इन मेडिकल, लीगल, आर्किटेक्चरल, और वॉट एवर द प्रोफेशन यू चूज, you must come out and support and see the vision, because those days are no more where you have to think that but for business what other alternative I may be. It is wide open field for you today, and I bless anyone and everyone. हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अब मेरे चैम्बर के दरवाजे हर आसाम के उस लॉयर के लिए खुले रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली आना चाहता है। और मैंने कई बार उसको कहा है कि यदि तुम आसाम से आ रहे हो तो नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैम्बर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि मैं उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखना चाहता हूँ जो मेरे चेहरे पर नहीं थी 1974-75। बेस्ट कार्यक्रम से आपने समय निकाला और बहुत सारी बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको शैलेश, क्योंकि जिस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें आगे आप मेरे को जुड़वा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य। थैंक यू।